आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अनोखे बिजनेस ग्रुप्स में से एक की। ये कहानी है एक जबरदस्त ग्रोथ की, जो नैतिकता की नींव पर बनी है। एक ऐसे भरोसे की जिसे बनाने में जानते हैं कितना? पूरे 150 साल लगे। नाम तो सबने सुना ही होगा, टाटा स्टील। एक सदी से भी पहले इसकी नींव रखी गई थी और तब से आज तक ये हमारे देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिंबल रहा है। पर कहानी सिर्फ स्टील तक ही नहीं रुकती। टाटा मोटर्स, इसके पीछे भी यही ग्रुप है। और सिर्फ टाटा मोटर्स ही क्यों, दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स जैसे कि जैगुआर और लैंड रोवर, उनके पीछे भी यही ताकत है। और फिर आती है टेक्नोलॉजी की दुनिया, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS एक ग्लोबल पावर हाउस है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी सर्विसेज देता है। लग्जरी और हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ताज होटल्स का नाम कौन नहीं जानता। दुनिया भर में ये एक्सीलेंस का दूसरा नाम बन चुका है। तो देखिए, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, चाय से लेकर टेलीकॉम तक, ये टाटा एम्पायर सच में एक बहुत बड़ा फैला हुआ ग्लोबल ग्रुप है। तो सवाल ये उठता है कि इसकी 150 साल की लेगेसी का सीक्रेट क्या है? कैसे ये ग्रुप भरोसे का दूसरा नाम बन गया? देखिए, इसका जवाब सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव और एक सदी पुरानी फिलॉसफी में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जिसने आज के टाटा ग्रुप को शेप दिया। ये था रतन टाटा का दौर, उनका ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, जब रतन टाटा ने 1991 में कमान संभाली तो उन्हें विरासत में कोई एक मजबूत साम्राज्य नहीं मिला था, बल्कि ये कंपनियों का एक बिखरा हुआ, ढीला ढाला ग्रुप था। और उन्होंने क्या किया? सिर्फ 2 दशकों में ग्रुप का रेवेन्यू करीब $6 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन के पार पहुंचा दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर थी, एक 3 स्टेप प्लान। पहला, कंट्रोल मजबूत करो, मतलब होल्डिंग कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाओ। दूसरा, ब्रांड को एक पहचान दो, एक सिंगल लोगो, एक कोड ऑफ कंडक्ट। और तीसरा, ग्लोबलाइज करो, दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को खरीदो और उनसे मुकाबला करो। इसी मेथड ने ग्रुप को एक बिल्कुल नई पहचान दी। लेकिन रतन टाटा ये सब कुछ हवा में नहीं कर रहे थे। वो तो एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे थे जो करीब 1 सदी पहले ही तैयार हो चुका था। ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा, उनका मानना था कि बिजनेस का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उनके लिए तो समाज, कम्युनिटी ही बिजनेस के होने का असली मकसद था। वो इसे देश बनाने का एक जरिया मानते थे। वो एक फिलैंथ्रोप्रेन्योर थे, मतलब एक ऐसे बिजनेसमैन जो समाज का भी सोचते थे। उन्होंने 19वीं सदी में, जरा सोचिए, उस जमाने में अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी चीजें शुरू की जो किसी ने सुनी भी नहीं थी। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये नैतिक DNA सिर्फ कागजों पर ही था? नहीं, इसकी असली परीक्षा तो कई बार हुई और कभी-कभी तो इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। साल था 2005। ग्रुप के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ था एक बेहद मुनाफे वाला प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ थी पर्यावरण को लेकर उनकी अपनी अंतरात्मा। सोचिए, प्रोजेक्ट के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी थी, लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था, लेकिन तभी रतन टाटा को एक मैसेज मिला जिसमें उन्हें उस प्रोजेक्ट से फ्लेमिंगो को होने वाले खतरे के बारे में बताया गया। और इस वार्निंग को टॉप लेवल पर बहुत सीरियसली लिया गया। जब साइंटिफिक रिव्यूज से ये बात कंफर्म हो गई कि खतरा सच में है, तो फैसला लिया गया। रतन टाटा ने कहा, हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, और बस उन्होंने उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट सब राइट ऑफ कर दिया। और यही एक घटना हमें ग्रुप के बिल्कुल कोर आइडिया तक ले जाती है। एक ऐसा अनोखा स्ट्रक्चर जो इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये पूरा का पूरा टाटा ग्रुप ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बना है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी दौलत है उसे समाज की भलाई के लिए एक ट्रस्ट के तौर पर मैनेज किया जाता है। तो देखिए, जो मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है, यानी ज्यादातर प्रॉफिट वापस समाज में ही चला जाता है। अब इसी स्ट्रक्चर की वजह से ब्रांड को एक एथिक्स प्रीमियम मिला, मतलब भरोसे की एक अलग पहचान बनी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा रिस्क भी छिपा था। वो ये कि सब कुछ बस मुट्ठी भर ट्रस्टीज की एकता पर टिका हुआ है। और फिर रतन टाटा के निधन के बाद वो रिस्क हकीकत में बदल गया।
ट्रस्ट्स के बोर्ड में ही गुट बन गए, टाटा सन्स के कंट्रोल को लेकर लड़ाई शुरू हो गई और ये अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई कि पूरे ग्रुप का लीडरशिप ही जैसे पैरालाइज हो गया। इसका असर मार्केट पर बहुत बुरा पड़ा। ग्रुप की मार्केट वैल्यू में $84 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई, मतलब करीब 21% की कमी, क्योंकि स्टेबिलिटी का जो वादा इस ग्रुप का आधार था वही टूट गया। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या 150 साल पुराना एक एथिकल मॉडल जो कुछ लोगों के विजन पर बना है, वो आज के जमाने के कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट्स का दबाव झेल सकता है?